नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं इंडियाज वर्ल्ड। दुनिया के एक बड़े मशहूर कारोबारी हैं, बफलो विंग्स एंड रिंग्स एक स्पोर्ट्स रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी है। उनका एक कोट मैं पढ़ रही थी इस शो को आपके सामने लाने के पहले। उन्होंने कहा, नादर मसादे नाम है उनका, और उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट अफोर्ड अ सेकंड शटडाउन, वी ओनली हैव वन शॉट एट रीओपनिंग। और ये बात बहुत सच है। भारत भी अब उस कगार पे है जब हम अपने लॉकडाउन 2 से बाहर आने की प्रक्रिया में हैं। 3 तारीख को और भी ज्यादा चीजों में सहूलियतें दी जाएंगी, रियायतें दी जाएंगी। और इसके बाद जो अर्थव्यवस्था पर इस लॉकडाउन की वजह से, कोविड के डर से जो लॉकडाउन हुआ, उससे जो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हमारे जीडीपी पे लगभग, क्राइसिल ने कहा है कि लगभग 4% का परमानेंट इरोजन हो सकता है। तो जब हम इस लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, इकोनॉमी खुल रही है, कई चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जो तालमेल है वो कैसा है, इसमें उनकी अहम भूमिका होगी। दूसरे की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो भारत का वर्कफोर्स है उसे किस तरह सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में जो प्रतिशत है बेरोजगारी का, वो बहुत बढ़ गया है। लोगों की नौकरियां गई हैं। ये भी कह रहे हैं कुछ इकोनॉमिस्ट के फिस्कल पॉलिसी और आक्रामक होने की जरूरत है। और ये कि दूसरे देशों से हम क्या सीख सकते हैं। तमाम देश अब बाहर आ रहे हैं लॉकडाउन से। संजय जोशी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन, मेरे साथ इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हैं। उनका आकलन इस पर क्या है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। संजय, भारत की बात सबसे पहले करना चाहेंगे। हम सब लोग इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि अब जब ईज आउट हो रहा है, लॉकडाउन से हम बाहर आ रहे हैं, जो संपूर्ण लॉकडाउन हुआ, आपका क्या आकलन है? भारत ने उसे कैसे मैनेज किया, अर्थव्यवस्था के तौर पे भी, एक स्वास्थ्य इमरजेंसी के तौर पे भी। और अब जब हम बाहर आ रहे हैं तो केंद्र और राज्यों की भूमिका बहुत अहम होगी। अब तक तो बड़ा एक देखा कि तालमेल बना हुआ है, कहीं कोई सियासत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन अब वो दिखने लगी है थोड़ी थोड़ी। तो अहम भूमिका रहेगी केंद्र और राज्य की। नगमा जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुनिया में कोई भी आज ये निश्चित तौर पे नहीं कह सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि जो ये कोरोना पैंडेमिक है, ये जो संक्रमण है, ये क्या गति लेगा और किस तरफ जाएगा और कब जाएगा। इसके बारे में सिर्फ दुनिया भर में अभी अटकलें ही हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश के लिए ये निर्णय ले पाना कि कब लॉकडाउन में जाना है, कब बाहर आना है, उसमें जैसा हम पहले भी चर्चा करते आ रहे हैं कि जोखिमों से भरा काम है, उसमें कई सारे रिस्क हैं और उन रिस्क जो होते हैं उनको हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि लॉकडाउन एक हम अफोर्ड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बात भी सच है। एक लॉकडाउन जो हमारा करीब आज 38-40 दिन तक चल चुका है, उसके अपने दुष्परिणाम हैं। और दुनिया भर में अगर आप देखें तो जो अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार दुनिया में करीब जो 3.5 अरब लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा बिना रोजगार के हो जाएंगे। और वो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है कि उनके जो खान पान के साधन जब समाप्त हो जाएंगे, तो जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है भुखमरी, अकाल, इस प्रकार संक्रमण, बाकी और बीमारियों से, इन चीज़ों से हताश होकर के उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसके लॉकडाउन से कहीं ना कहीं तो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क हर सरकार को लेना ज़रूरी होता है। जो कई और सरकारें हैं, उन्होंने जो कोशिश की है कि जब उनका अनुमान है कि उनका जो संक्रमण की दर है वो नीचे आने लगी है, वो डिक्लाइन पर है, तो वो समय होता है कि लॉकडाउन से बाहर आया जाए। कुछ और देश हैं जैसे स्वीडन है, उन्होंने इस तरह के कठोर लॉकडाउन अपनाए ही नहीं, उन्होंने दूसरी तरह से इसको मैनेज किया। तो हर देश की अपनी अपनी इसमें उनको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर देश की स्थिति अपने में अलग है। भारत में जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो एक सेंट्रल ऑर्डर के तहत किया गया मार्च में, और उसके बाद राज्यों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। ये जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत लॉकडाउन इम्पोज किया गया, और राज्यों ने फिर जो है, जो उनके एपिडेमियोलॉजिकल कंट्रोल एक्ट हैं, उसके तहत इसको उसमें कहीं ना कहीं तब्दीलियां कर जो
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के निर्देश हैं, जो एमएचए के गाइडलाइंस हैं, उनमें बड़ा स्पष्ट था कि जो भी निर्देश डीएमए के तहत केंद्र शासन निकालेगा, उनको राज्य शासन किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं कर सकता। उससे और सख्त जरूर जा सकता है, उनमें सख्ती कर सकता है, पर उनको कमजोर नहीं कर सकता। तो अब हम देखते हैं कि जो कई राज्य हैं, उनको अपना खतरा लगता है, तो बड़ी एहतियात से इसमें वो आगे चल रहे हैं। और उसका एक परिणाम ये होता है कि जब हम ईजिंग आउट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी खोलने की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी खोलने में सबसे बड़ी चीज जो शॉक लगा है इकोनॉमी को, किन चीज का लगा है? दो बड़े शॉक लगे हैं और उनसे एक तीसरा शॉक उत्पन्न हुआ है। दो शॉक जो लगे हैं, सबसे पहला शॉक था खपत का। जो डिमांड है, खपत बिल्कुल गायब हो गई, रेस्टोरेंट बंद, ट्रैवल बंद, सब कुछ बंद, बाजार बंद, तो खपत बिल्कुल शून्य हो गई। दूसरा जो शॉक लगा, खपत बंद होने के साथ जो दूसरा शॉक लगा, फैक्ट्रियां बंद हो गई, उत्पादन बंद हो गया, तो वो लगा सप्लाई शॉक। तो एक डिमांड शॉक था, एक सप्लाई शॉक था, और डिमांड और सप्लाई को जोड़ने वाली जो चीजें हैं वो है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन्स पूरी तरह से टूट गई हैं। तो अब जब हम खोलने की बात करते हैं, तो खोल करके कहीं ना कहीं हम सोच करते हैं कि अच्छा, डिमांड अपने आप शायद वापस लौट आए, लेकिन डिमांड अपने आप वापस आने वाली नहीं है। आज की तारीख में जब लोगों के पास आमदनी के साधन नहीं है, डिमांड नहीं आने वाली है जी। फैक्ट्री आप कोशिश करके शुरू कर सकते हैं जी, लेकिन अगर फैक्ट्री में जो सामान बन रहा है उसको खरीदने की डिमांड नहीं, तो फैक्ट्री बना करके सामान रख नहीं सकते। तो एक दूसरे तरह का जो है एक शौक आता है। तो ये जो है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो सप्लाई चेन्स को कायम रखने की हमको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है जी। इस तरह का जब ओपनिंग आउट होगा। संजय, इससे इस बीच में माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ, ये इस समय केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जो हम देख रहे हैं, मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी पहले कि उसमें कितनी समन्वय की जरूरत है, क्योंकि अब छोटी छोटी सियासतें भी शुरू हो रही हैं। हमने बिहार का केस देखा है कि माइग्रेंट लेबर्स जब वापस जा रहे हैं तो कभी गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में जाती है, कभी कहीं और वापस मजदूर जा नहीं रहे हैं। एक संकट ये बना है कि अगर मजदूर वापस जाना चाह रहे हैं तो जब आप यहाँ फैक्ट्रियां खोलेंगे तो काम करने वाला रहेगा कौन? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम काम नहीं करना चाहते यहाँ, हम घरों को लौटेंगे। तो केंद्र और राज्य, सभी राज्य अपना फैसला भी ले रहे हैं। पंजाब ने लॉकडाउन पहले ही बढ़ा दिया है, बिहार कुछ और कर रहा है, कई हॉटस्पॉट्स हैं वहां तो बढ़ना ही बढ़ना है, पर तालमेल रहे, टकराव नहीं रहे, छोटी छोटी सियासतें नहीं रहे, ये बहुत अहम होगा इस समय। कई मायनों में देखिए, इस जब ये ईजिंग का प्रोसेस शुरू होगा, तो क्योंकि हर एक राज्य में स्थिति बिल्कुल अलग होगी, एक दूसरे से भिन्न होगी। कुछ राज्यों में हॉटस्पॉट ज़्यादा होंगे। अभी आपने देखा कि जैसे दिल्ली का ही आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली के बॉर्डर आज यूपी से भी सील्ड है, गुड़गांव से भी सील्ड है। एक बड़ा संक्रमण केंद्र पैदा हो गया है आज़ादपुर मंडी। अब आज़ादपुर मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। आज़ादपुर सब्जी मंडी में को अगर हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है और वहां अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, सब्जियों का, फलों का जी क्रय विक्रय बंद हो जाता है, तो प्रभावित जो फार्मर्स हैं वो भी होते हैं और जो उपभोक्ता है वो भी बुरी तरह से होते हैं। तो ये सामंजस्य बनाना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली चीज हमको ये समझनी है, राज्यों को भी और केंद्र को भी समझना बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन से संक्रमण ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा। संक्रमण क्या है? ये तो ऐसा ही हो गया जैसे हमने कहा कि रात के 12 बजे बाद हिंदुस्तान में कोई नहीं छींकेगा, असंभव है। वायरस है, वायरस तो फैलेगा, संक्रमण होगा। लॉकडाउन का उद्देश्य संक्रमण रोकना नहीं है, उससे संक्रमण रुकता नहीं है। लॉकडाउन से संक्रमण के प्रसार की गति धीमी होती है। उद्देश्य क्या होता है लॉकडाउन का? तो भारत को भी जो है अब सीखना है कि कैसे कोविड के साथ जीना है। कोविड के साथ हमको किसी न किसी मायने में अपनी इकोनॉमी खोल करके चलानी पड़ेगी। संजय, जो आप कह रहे हैं अभी कि लॉकडाउन जो है वो सिर्फ उसके प्रसार को थोड़ा कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हमने देखा कि कुछ देश हैं जैसे स्वीडन, तो स्वीडन ने ये लॉकडाउन नहीं किया, उनकी इकोनॉमी जो है वो खुली रही, बल्कि बच्चों के स्कूल खुले रहे, रेस्टोरेंट्स खुले रहे, जिम्स खुले रहे। पर क्या हम स्वीडन से भारत की तुलना कर सकते हैं या कैसे? दिलचस्प होगा ये देखना। वहां आबादी कम है, वहां हमने देखा लोगों में एक सेल्फ डिसिप्लिन की वो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम एहतियात खुद बरत रहे थे।
बहरहाल उनकी इकोनॉमी पे भी असर पड़ा, क्योंकि यूरोप पे बहुत निर्भर है उनकी इकोनॉमी भी, जो सप्लाई चेन है उस पे असर पड़ा। पर अगर हम ये देखें कि जिसने लॉकडाउन बिल्कुल नहीं किया और जो लॉकडाउन हुआ भारत जैसे देश में, संपूर्ण लॉकडाउन, इतना बड़ा लॉकडाउन, इसकी तुलना कैसे करते हैं? देखिए, स्वीडन और भारत की तुलना वास्तव में नहीं की जा सकती। भारत, जैसा आपने खुद ही कहा, बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसके अलावा अगर आप स्वीडन स्वीडन की बात करते हैं, स्वीडन में जो कम्युनिकेशंस हैं, जो लोगों में जो एक कम्युनिटी सेंस है, वो फर्क है, भारत में कम्युनिटी सेंस फर्क है। तो देखिए, लॉकडाउन या ओपनिंग ये बाइनरीज नहीं है कि एक या दूसरा। ये जो हम इस डिबेट में पड़ गए हैं कि या तो लॉकडाउन ही होगा या खुलेगा ही, ये सोच ही गलत है जी। हाँ। रिस्ट्रिक्शंस जीवन पर रहेंगे। उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपको इकोनॉमी चलानी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। ये जो हम शब्द इस्तेमाल करने लग गए हैं, लॉकडाउन, लक्ष्मण रेखा, ये शब्द संभव नहीं है और इनसे जिंदगी नहीं चल सकती है, इनसे इकोनॉमी नहीं चल सकती, इनसे लोगों का जीवन यापन नहीं हो सकता है। जी। तो हमें अपनी वोकैबुलरी चेंज करनी होगी, हमें अपनी सोच चेंज करनी होगी, और रिस्ट्रिक्शंस के चलते वो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में लोगों को एजुकेट करिए। जब काम शुरू होगा, काम शुरू करने के भी अपने रिस्ट्रिक्शंस होंगे। जब लोगों का मूवमेंट होगा राज्यों के बीच में, राज्य के अंदर, उसमें भी प्रोटोकॉल्स होंगे। ऐसा नहीं कि संक्रमण रुक जाएगा, उसके बाद भी संक्रमण होगा। तो सबसे पहले हम अपने दिमाग से ये चीज निकाल लें कि जिसको संक्रमण हो गया वो तो आतंकवादी बन गया। जो हम एक स्टिग्मेटाइजेशन कर देते हैं, ये तो निकृष्ट आदमी है, ये बीमारी फैला रहा है। ऐसा नहीं है। संक्रमण किसी को भी हो सकता है, आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, आपके घर में आपके बच्चे को हो सकता है। रूस के संक्रमण प्रधानमंत्री को हो गया, किसी की भी गलती के वजह से हो सकता है। जी। तो ये कहना कि जो संक्रमण है, जिसको संक्रमण हो गया, ये तबलीगी है या ये श्रद्धालु है, ये पूजा करने गया था, किसी को आप तबलीगी बोलें, किसी को श्रद्धालु बोलें, किसी को कुछ बोलें, ये जो हम अलग अलग कैटेगरीज बना करके बात करते हैं संक्रमण जिसको हो जाता है, जिसको संक्रमण हो गया है उसको मदद की जरूरत है, उसको हेल्थ सिस्टम की जरूरत है। उसको डील करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हमारा हेल्थ सिस्टम सक्षम होना चाहिए। और ये मानकर चलें कि हाँ जी, संक्रमण एकदम लॉकडाउन खोलने के बाद ऐसा है, संक्रमण हो सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है, बिल्कुल। हाँ। और आमतौर पर भी लॉकडाउन के रहते भी हम देख रहे हैं कि संक्रमण बढ़ेगा। एहतियात बरतिए, एहतियात बरतना हमारा काम है। लोगों को एजुकेट करिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, और संक्रमण से कैसे डील करना है। लॉकडाउन का पर्पस, जैसे मैंने कहा, संक्रमण कंट्रोल करना है, तो आप कह रहे हैं मैनेज करना है। जी, आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो हमने किया, दरअसल वो करना तो जरूरी था, क्योंकि हम स्वीडन नहीं है और न वैसा हो सकता था कि हम बिल्कुल नहीं कुछ करते। लेकिन ये शब्दावली गलत है, लॉकडाउन नहीं, कुछ एहतियात होने चाहिए थे। पूरा लॉकडाउन, सारी आर्थिक गतिविधि बंद नहीं होती, रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, इसको बदलने की जरूरत है। अब एक बात जो हम बात करते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था इसलिए चल रही है क्योंकि मांग है चीजों की, लोग खरीदारी कर रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो खुली है, काफी फैक्ट्रियां खुल गई हैं, बल्कि प्रदूषण तक लौट आया है। लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि वहां पे खरीदार वैसे नहीं है, मांग वैसे नहीं है, क्योंकि लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग अपने बचत के पैसे निकाल कर खर्च कर रहे हैं। अब ये एक बड़ी चुनौती है भारत के लिए भी, और ये चुनौती है कि यहाँ पर हम उस डिमांड को कैसे वापस लाएंगे मार्केट में। अगर हम इकोनॉमी खुल रही है, ज्यादातर चीजें खुल रही हैं, पर क्या वो मांग, डिमांड वापस वैसी नजर आएगी? उसमें भी समय लगेगा बहुत धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां गई हैं। बल्कि CMI का डेटा है कि अप्रैल 5 तक 23.4% जॉबलेसनेस, बेरोजगारी भारत में। देखिए, भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत का मेरे मानने में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। भारत की एक आर्थिक कमजोरी है जो भारत का बहुत बड़ा इस स्थिति में एडवांटेज बन गया है, और वो ये है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 50% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। अभी भी जहाँ तक GDP का, हालांकि वो सिर्फ 15% हिस्सा है, लेकिन जहाँ तक लोगों का सवाल है, जीवन यापन का सवाल है, उसमें भारत के 15% लोग, 15% जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, वो काम करते हैं। ये भारत की स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का रिवाइवल बहुत ज़रूरी होता है। और जो मैंने सप्लाई डिमांड के बीच में एक रिलेशनशिप बताया, एग्रीकल्चर तभी पनपेगा जब सप्लाई और डिमांड दोनों का आपस में मेल जोल हो। तो एग्रीकल्चर सप्लाई चेन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है सबसे पहले।
तो एग्रीकल्चर सप्लाई चेन के लिए जो हमारी ये मंडी व्यवस्था है आज की तारीख में, मेरे विचार में अगर हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो सबसे बड़ा, सबसे पहला रिफॉर्म जो हमको आज करना चाहिए, ये मौका है, सुनहरा मौका है, हमको हमारी मंडी व्यवस्था में रिफॉर्म करना चाहिए। जिस प्रकार की मंडियां चल रही हैं वो कोरोना युग में नहीं चल सकती, जिस प्रकार की भीड़ होती है। तो एक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो आज तक सबसे बड़ा लाइसेंस राज इस सेक्टर में सदियों से चला आ रहा है। ये बाबा आदम के ज़माने से मंडी सिस्टम हमारा चला आ रहा है, जो टैक्स सिस्टम है, मंडी टैक्स कलेक्ट करती है, और इससे हमारे जो फार्मर्स हैं उनका शोषण लगातार कई दशकों से होता चला आ रहा है। और कई सरकारें आई, कई ने रिफॉर्म करने की सोची इस मंडी व्यवस्था को, लेकिन वो नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं जुटा पाई है। आज मौका है कैसे फार्मर्स को, जो हमारे किसान हैं, उनको मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट मिले, ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसका सिर्फ मंडी में उनको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपना प्रोड्यूस बेचें। उनको और चैनल दीजिए, बड़े रिटेलर्स हैं वो चैनल हो सकती है, मंडी भी चले, सब चले, लेकिन उनके चैनल्स मल्टीप्लाई हो, डायरेक्ट सेलिंग की उनको अपॉर्चुनिटी मिले, वो जैसे बेचना चाहे वैसे बेचें, उनको कीमतें अच्छी मिलेंगी, और आपकी उसके आगे आपको सप्लाई चेन्स की व्यवस्था उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। आज हम देख रहे हैं जो बहुत बड़ा खतरा दिल्ली के ऊपर होता है, आजाद तो सब्जी मंडी का है। तो इस तरीके से हम कोरोना के युग में एक पुराने बाबा आदम के ज़माने का जो सप्लाई डिमांड का सिस्टम चल रहा है एग्रीकल्चर में, उसके साथ नहीं चल सकते। तो सबसे पहला रिफॉर्म ये होना चाहिए जी। बाद में जो हमारा दूसरे सेक्टर से इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेक्टर वाइज हमको सोचना पड़ेगा कि देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो सकता है, मतलब हर क्षेत्र में किस तरह से कंजम्पशन बढ़ा सके, कैसे बूस्ट मिले, वहां पर ये देखना होगा। चीन की बात अगर करें तो हमने देखा है कि बीजिंग और मतलब चीन और आक्रामक नजर आया, बल्कि चीन ने ये कहा है कि चीन के उभार से जो इस समय लोग डर रहे हैं वो सावधान रहें, क्योंकि एक और दृढ़ चीन नजर आएगा। आपको क्या लग रहा है चीन ने ऐसा क्या किया या कैसे मैनेज किया है? क्या ये कह सकते हैं कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो एक बेहतर स्थिति में है ये जो आर्थिक शॉक दुनिया भर को लगा है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए? किस तरह के लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स वहां पे हुए हैं? मतलब जो सैलरीड गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं उनकी पे को भी बराबर किया गया है प्राइवेट सेक्टर के। गांव में जो लोग जमीन बेचने के जो कायदे कानून थे उनमें बदलाव किया गया है कि वो कमर्शियली उसको इस्तेमाल कर सकें। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भारत में क्या होने चाहिए या क्या हम सीख सकते हैं इन देशों से? देखिए, चीन प्रयास कर रहा है रिफॉर्म्स करने का, उसका कहना है कि हम रिफॉर्म्स करेंगे। कई सारे रिफॉर्म्स मजबूरी में उसे करने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा रिफॉर्म जो वो करना चाह रहा है, जो उसे करना चाहिए आगे चल करके, वो कैपिटल मार्केट्स का रिफॉर्म है और अपने फाइनेंशियल सिस्टम का रिफॉर्म है। उसको और खुला करने की आवश्यकता चीन को है। देखते हैं कि अंततः चीन ये सब कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ये आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या रिफॉर्म्स आते हैं चीन में, क्या नहीं आते हैं। भारत के लिए भी यही मौका है। भारत ने जो 1990 में रिफॉर्म्स की प्रोसेस शुरू की थी, उसमें कई रिफॉर्म हुए और कई सारे रिफॉर्म अभी भी अधूरे रह गए। तो जैसा मैंने कहा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म सुनहरा मौका है, सबसे पहले से करने की जरूरत पड़ जाती है। आज हमारी मजबूरी है, हमें करना चाहिए, क्योंकि कोरोना बाध्य करेगा कि हम जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसका स्वरूप बदलें, उसमें ज़्यादा कंपटीशन लाएं, फार्मर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें, ज़्यादा बायर्स के साथ उनको सहयोग करने का मौका दें। आजकल इंटरनेट का युग है, हर बायर अपने सप्लायर के साथ सीधे जुड़ सकता है, तो वो हमें संभव करना चाहिए। दूसरे जो बड़े सेक्टर रिफॉर्म्स हमारे हैं, लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, जो कि फिर वही चीज़ है कि कई बार हम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो करने की आवश्यकता है। तीसरा हमारा जो एक बड़ा जो फिनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म है, जो डेट मार्केट का रिफॉर्म है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था हमको आगे बढ़ानी है, अगर अर्थव्यवस्था आगे तेजी से दौड़नी है, तो सबसे पहले हमको एक डेट मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। भारत का डेट मार्केट है ही नहीं, बहुत ही उथला है। तो डेट मार्केट रिफॉर्म बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। कैसे वो मार्केट पनपे, फूले, फले, इसके बारे में हम चाहें तो अलग से चर्चा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा विषय है कि कैसे करना है। तो कई सारी चीज़ें जो भारत को इस वक्त करनी चाहिए। दूसरे जो हमने कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, इसके बारे में सरकार में बातें भी हो रही हैं, कैसे माइनिंग सेक्टर को खोला जाए, कैसे इसको ओपन आउट किया जाए, जैसे इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन आए, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट्स बाहर से लाए जाएं। भारत को इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। भारत
को ज़रूरत पड़ेगी कि बाहर से पूंजी आकर के यहाँ की इकोनॉमी का रिवाइवल हो, तो कैसे हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें बाहर से लोग आकर के यहाँ पर निवेश कर सके, बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बहुत आखिर में बहुत छोटा सा सवाल, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें दिलचस्पी है कि लोगों के पास पैसे की कमी है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अब एशिया के सबसे अमीर शख्स ने भी अपनी सैलरी छोड़ दी है और ज्यादातर जॉब लॉसेस हैं, सैलरी कट है। आपने डेट मार्केट की बात की, जहां पहले ही क्राइसिस थी। हमने देखा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कहा कि हम परेशान हैं, इतनी ज्यादा विथड्रॉल हुई हिंदुस्तान में। तो ऐसे में लोगों को एक संकट, आप क्या सुझाव देंगे कि इस समय कैसे आपके पैसे सुरक्षित है? लोग अपने सेविंग्स निकाल के, ईपीएफ फंड से निकाल के पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या सुझाव है? आपके पैसे कहाँ कैसे सुरक्षित है? लोगों के पास सबसे पहले अगर नौकरी नहीं होगी तो तनख्वाह नहीं होगी, तो वो खर्चा नहीं करेंगे, डिमांड नहीं होगी, इकोनॉमी नहीं रिवाइव हो सकती। जिनके पास तनख्वाहें हैं उनकी अगर सैलरी कट्स होंगी, अगर उनके पैसे काटे जाते हैं तो उनको भी वही होता है। तो कैसे हम ये एनेबल करें? कहना बड़ा आसान है डिग्री से, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे, चाहे हाई कोर्ट ऑर्डर कर दे, कि कोई भी जो उद्यमी है अपने जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी नहीं काट सकता, उनको पैसा उसको बराबर देना पड़ेगा। लेकिन क्या वास्तव में वो दे सकता है? जब कैश फ्लो नहीं होगा, जब उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, जब तक वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा, वो कैसे आगे अपनी सैलरी दे सकता है? तो एनेबल करना पड़ेगा। बाकी राज्य भी यही, जो कंट्रीज हैं वो भी इसी प्रकार की व्यवस्था कर रही हैं। क्रेडिट फ्लोज के बारे में जीरो लॉस गारंटी कर रही हैं पहले जो आता है, ताकि बैंक्स को एक कॉन्फिडेंस मिले कि वो लेंड कर सकें। इसी प्रकार से उन्होंने योजनाएं चलाई हैं कि कैसे मदद की जा सके एमएसएमईज की, कि वो अपनी तनख्वाहें दे सके। तो कई तरह के सुझाव आए हैं। कुछ एसोसिएशंस का सुझाव है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस हैं, कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पीपीएफ में, उसमें अभी एम्प्लॉयर को एनेबल किया जाए कि वो लोन ले सके, कुछ समय के लिए इंटरेस्ट भी रहे, उसके बाद वो उस पर इंटरेस्ट दे और बाद में चुका दे। लेकिन इस वर्तमान में कैसे कैश फ्लो इंप्रूव किया जाए, जब आमदनी नहीं है, जब खपत नहीं है, जब बनाने के साधन नहीं है, बेचने के साधन नहीं है। तो इसका एक संपूर्ण एक पहलू देख करके खर्चा जरूर आएगा। अगर आप देखें तो भारत ने अभी तक सबसे कम इस पर जो है खर्चा करीब 0.7%, जो अगर 1.7 लाख ट्रिलियन की हम बात करें, जो रुपीस का हमने एक योजना बनाई है, वो एक बहुत छोटा हिस्सा। अभी भारत को अभी और भी इसमें करना है। जी, इसी में जोड़ दूं कि कल रघुराम राजन ने जो सुझाव दिया राहुल गांधी से बातचीत में, उस पे क्या कहेंगे आप कि हमारी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम इतना खर्च तो कर ही सकते हैं लोगों को उबारने के लिए इस गरीबी से? देखिए, खर्च करना चाहिए तो कहना आसान है, खर्च के लिए संसाधन कहाँ से जुटाए जाएं वो एक ज़्यादा बड़ी समस्या आती है। और भारत का जो प्रॉब्लम, फिस्कल डेफिसिट का वाकई में प्रॉब्लम है। अभी हम बात कर रहे हैं निवेश की, कि भारत में निवेश कैसे हो। सरकार को भी आज बाहर के कैपिटल मार्केट से पैसा उठाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर सरकार जितना बाहर से पैसा उठाएगी उतना अच्छा है। अगर इंटरनल बैंकिंग चैनल से उठाएगी तो जितना पैसा सरकार उठाएगी उसको तो पैसा मिल जाएगा, बाकी जो उद्यमी हैं उनके लिए पैसे की कमी हो जाएगी, तो उनको अपना कारोबार स्थापित करने के लिए कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर भारत को पैसा उठाना है बाहर से भी, चाहे बॉन्ड मार्केट से, चाहे सॉवरेन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करवाना है, तो उसके लिए फिर जरूरी हो जाता है कि भारत की रेटिंग्स कैसी हैं। भारत की अगर आप रेटिंग्स देखते हैं तो भारत की जो रेटिंग है वो जस्ट अबव इन्वेस्टमेंट ग्रेड है और अंडर वॉच है। तो अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा स्लिप करता है तो रेटिंग्स गिर करके जंक ग्रेड में आ जाती है। उस स्थिति में भारत बाहर से पैसा नहीं उठा सकता, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं रह सकता। तो ये कई सारे पहलू हैं जो हमको बैलेंस करके चलाना पड़ेगा। इसीलिए वित्त में तो होता है कि तेते पांव पसारे जैती लंबी सौर। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी चादर कहाँ तक जा सकती है और उसके तहत ही प्लान करना पड़ेगा, सोच समझ कर प्लान करना पड़ेगा जी। तो सरकार का काम कठिन है, आसान नहीं है। और इस कठिन समय में कैसे डिसीजंस लेकर के सही समय पर निकला जा सकता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे आपने कहा कि कहना आसान है, किया कैसे जाए, एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कल रघुराम राजन ने कहा कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी है, लेकिन बहुत सावधानी से और बहुत अक्लमंदी के साथ, चालाकी से, मेजर्ड एंड क्लेवर वे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय इस आंकलन के लिए, इस चर्चा के लिए।